यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हमने जो सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हम अपने आज के सेशन को ऐड करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके मेरी वीडियोज़ के। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स तक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि यानी कि जिस तरह से सीबीएसई के जो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिमान हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके थ्रू बच्चे के समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है, यानी कि उससे ये उम्मीद की जाती है। अब क्या उम्मीद की जाती है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनको पढ़ के पता लगेगा। फर्स्ट है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सेकंड है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। यस फ्रेंड, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, यानी कि बिना कोई क्वेश्चन किए जो भी कुछ समाज के जो नियम हैं उनके लिए पालन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये भी रॉन्ग हो गया। किसी भी पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे स्वीकार करें कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, उन्हें वही स्वीकार करना है जो विद्यालय द्वारा उन्हें दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी रॉन्ग हो गया। फिलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन मूल्य तत्वों से परे है और स्वयं के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में यह बच्चों की सामूहिक भागीदारी और सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा करता है। ठीक है, आई होप अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सा ऑप्शन वाइगोत्स्की की हमने जो थ्योरी पढ़ी है सोशियो कल्चर थ्योरी, उनमें से कौन सा वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी पर बेस्ड है, हमें ये बताना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सक्रिय अनुकूलन, यानी कि जो सक्रिय अनुकूलन है वो पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। फ्रेंड्स, एक बार बता देती हूँ, हमने जो वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी वो था क्या, बेसिकली कुछ इस तरह से बना हुआ था। यहाँ पर ये वो फील्ड होता है जो बच्चा खुद से काम कर लेता है, ठीक है, जहाँ पर उसे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ये कौन सा फील्ड होता है, ये हमारा ZPD होता है, जहाँ पर बच्चा हेल्प से सीखता है। तो फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार, शिक्षक जो निर्देश देता है उसके अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इससे वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुंचते हैं एवं समस्या समाधान में पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इसका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, एक टीचर है वो अपने क्लास में बोल रही है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं इनका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में बच्चा सीख सके, इस तरह से ये डिज़ाइन किए गए हैं।
अतः सभी विद्यार्थी, इसलिए सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? फ्रेंड्स, हमने देखा था कि हमारा जो कोल वर्ग है, इनकी 3 स्टेजेस थी और 6 लेवल्स थे। हर स्टेज की 2 लेवल थे। तो हमारे इसमें अब बताना है, जब तक हमने कोलवर्ग की थ्योरी नहीं देखी होगी तब तक ये नहीं बता पाएंगे हम। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी थ्योरीज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर कोलवर्ग एंड विगोत्स्की दोनों की थ्योरीज़ को जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फर्स्ट ऑप्शन इज औपचारिक चरण नंबर 4 कानून और व्यवस्था। सेकंड ऑप्शन पर औपचारिक चरण 5th सामाजिक संविदा। पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन। पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। इनमें कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है प्रभावशाली सीखने से और बिना किसी अन्य की सहायता से। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, बिना किसी की अन्य सहायता से अपना काम स्वयं पूरा करना है। तो ये हमारा आएगा औपचारिक चरण 4 कानून व्यवस्था के अंतर्गत। जो लॉरेंस कोलवर्ग हैं, इनके नैतिक विकास की अवस्था सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसमें औपचारिक चरण की कानून व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि विद्यार्थियों को दिया गया कार्य यदि लॉजिकल हो, तर्कसंगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य का संपादन अधिक प्रभावशाली होगा और उनके विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं उनमें आपसी विचारों में कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। यानी कि एक 14 इयर्स की एक गर्ल है देविका, वो अपने आप एक ये विकसित कर रही है अपने अंदर भावना एक स्वनियंत्रित व्यक्ति की जो खुद से नियंत्रित हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी, है ना? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 वर्षीय जो देविका है अपने आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है। वह अपने क्रियात्मक एवं स्वनियंत्रित कर्तव्य की भावना को विकसित करती है ताकि प्रस्तुत कार्यों का न केवल वो बेहतर संपादन कर सके बल्कि जो कार्य संपादित है उसमें भी कुशलता का समावेश कर सके। इन समस्त गतिविधियों के अंतर्गत देविका के अंदर ऑटोनॉमी के तत्व दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यानी कि स्वायत्ता के जो तत्व हैं वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा एकदम रॉन्ग हो जाएगा कि भाई कोई स्थान नहीं होना चाहिए प्रजातंत्र का कक्षा में। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र मतलब कि प्रजा कौन है? क्लास में प्रजा है बच्चे। अब अगर बच्चों का ही अगर स्थान अगर हो जाएगा, बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, तो फिर टीचर का रोल यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। और जॉन डीवी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। जॉन डीवी ने शिक्षक को अधिक महत्व दिया है और जो बच्चे हैं उनको गौण महत्व दिया है। ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं से सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि बच्चे जो है वो खुद ही अपनी सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, उनमें सक्षम होने चाहिए। यस, जॉन डीवी का ये कथन बिल्कुल सही है, यही जॉन डीवी ने कहा है। थर्ड है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। जॉन डीवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। जॉन डीवी विद्यार्थियों को सामाजिक व्यवस्था एवं मानदंड का प्रहरी मानता था। वह इन बातों में यकीन करते थे कि बिना विद्यार्थी के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकेगा, तो बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं होगी।
इसलिए उनके अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे सुलझाने के लिए उनको सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अवबोधन यानी कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, यानी कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है इससे कौन सा संबंधित है विकार। अगर आपने अभी तक लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, वो देखने से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू भाषा अवबोधन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, अफेजिया। जो अफेजिया होता है वो क्या होता है, हमारा भाषा एवं जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, इसमें क्या करता है, हमें प्रॉब्लम यानी कि हमें डिसऑर्डर ये उत्पन्न करता है, हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करता है, वही हमारा होता है भाषा अवबोधन। तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा अफेजिया। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात की गई है, यानी कि क्रिटिकल जो क्रिटिक्स हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के, कौन सा उनसे संबंधित नहीं है। यह शोध आधारित नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है ये, शोध आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स शोध तो किया ही था, ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसका था, मल्टीपल इंटेलिजेंस, हॉवर्ड गार्डनर का। शोध तो उन्होंने किया ही था, तो ये तो करेक्ट है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। भाई पूरी का पूरा जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो इसी पर निर्भर है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये सही है एकदम। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन हम। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो गया। 4th है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, पूरा अनुभव पर आधारित है, क्योंकि फ्रेंड्स एक हेंस की जो थ्योरी है, डेलिमा है, वो भी हमने यहाँ पर देखी थी, हेंस की स्टोरी जो डेलिमा थी, हेंस डेलिमा, और इसी तरह से कई सारी उन्होंने स्टोरीज बनाई थी, तो वो अनुभव पर तो आधारित थी ही थी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने नहीं मांगा है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए यही ऑप्शन सही होगा कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है। अगर एक ही क्षेत्र में अपनी जो विशिष्टता है अगर वो प्रदर्शित करेगा तो बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब ही खत्म हो गया, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पर। अच्छा 8th क्वेश्चन फिर से बहुबुद्धि सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। अब यहाँ पर आया है कि क्यों बहुबुद्धि सिद्धांत को जो हमारा वैध है वो नहीं माना जा सकता। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जो विशिष्ट परीक्षण करते हैं हम, डिफरेंट इंटेलिजेंस के जो हम टेस्ट लेते हैं, उनके अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, बिल्कुल गलत, ये सभी के लिए समान महत्व देता है। और पहले हाँ 7 बुद्धियाँ थी, लेकिन बाद में 8 बुद्धियाँ यानी कि 8 जो थे टाइप्स माने गए, और बाद में 9 भी हुए हैं ये। 3rd है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन यानी कि सुसंगत नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 9th है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। कक्षा है एक, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें इसमें बताना है, ठीक है, लाभकारी नहीं है। देखिए यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाभकारी नहीं है यानी ये यहीं रॉन्ग हो जाएगा। अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त भी मतलब यही हो गया, लाभकारी नहीं है ये भी गलत हो गया, हानिकारक ये भी गलत हो गया। हम एक ही लाइन से देख सकते हैं, क्योंकि भाई व्यक्तिक विभेद तो हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर 2 व्यक्तियों की भी बात की जाए वहाँ पर भी व्यक्तिक विभेद होता है, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देख लें, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये लाभकारी है क्योंकि ये संज्ञानात्मक संरचनाओं को, विद्यार्थी की जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसको
खोजने में अध्यापकों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA प्रारंभ किया गया था ताकि, मतलब कि क्यों प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे देख लेते हैं। और अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी अगर कोई डिस्कशन आपको करना हो, अगर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं विद्यालय आधारित आकलन क्या है। तो जो हमारा विद्यालय आधारित आकलन है, किसी भी विद्यालय का जो मूल उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को मजबूत करना होता है ना। और उसमें जो लॉजिक है, लॉजिक की कैपेबिलिटी एक उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से कोई भी विद्यालय विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करने में सहायक होता है। इसी आधार पर विद्यालय आधारित जो आकलन पद्धति है वो स्टार्ट की गई थी। तो इनके हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहला है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई थी। सेकंड है विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाए। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण विकास की बात की गई थी। ठीक है, थर्ड है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाए। इसका स्कूल बेस्ड असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है। फोर्थ है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ये कहता है कि जो विद्यार्थी हैं उनका संपूर्ण विकास किया जाए, पूरा का पूरा जो उनका असेसमेंट है वो स्कूल बेस्ड होना चाहिए। हम स्कूल में ही उनको अच्छी तरह से पूरा असेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इंस्टा आईडी पर जुड़ना चाहते हैं, जो शिवानी गंगवार 55 मेरा इंस्टा हैंडल है, SHIVANIGANGWAR 55 ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो न्यू सनशाइन नाम से हमारा फेसबुक आईडी है, आप वहाँ पर भी मैसेज करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको ले सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम डेली कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ क्वालिटेटिव सीखने की, करने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में आप हमारे साथ जुड़िए। और यस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।